हाँ भाई, इसमें हमारे 5 सेंटेंस हुए थे। तो लास्ट का जो सेंटेंस था ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई डिड स्लीप, तो उसमें अच्छी फॉर्म अच्छी होती है कि उसका इंटरोगेटिव बना लो। डिड आई स्लीप ज़्यादा अच्छा है आई डिड स्लैप की अपेक्षा। ठीक, जब भी इस तरीके से रनिंग में हो, मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए इम्प्रूवमेंट सेंटेंस आपके अभी तक एग्जाम में जो आए हुए हैं, सपोज कीजिए 200 सेंटेंस है, 200 में से 195 सेंटेंस बिल्कुल स्टैंडर्ड रूलिंग पर होंगे, जैसे कंडीशनल सेंटेंस की रूलिंग मिल गई, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट रूलिंग पर होंगे आपके। 2-3 सेंटेंस जो आते हैं उसको आपको समझना है कि इसको लिखने का ढंग है, उसकी कोई विशेष रूलिंग भी नहीं होती। ऐसी कुछ सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है। जैसे एक सेंटेंस 4 था, दिस इज ए मैटर, मैंने कहा उसमें ऑफ विच लगा दिया करो, ठीक है ना, ऑफ विच जब भी कभी आता है ऑफ विच, तो ऑफ विच का प्रयोग हमने किया तो था, लेकिन उसको रिवाइज बाद में कराऊंगा। 6 सेंटेंस को चेक करते हैं। अभी हमारा 6 सेंटेंस जो अभी बात चल रही थी, आई विल बी हैप्पी इफ यू विल बाय द एप्पल्स। छठा सेंटेंस, आई विल बी हैप्पी, मैं इफ से सेंटेंस को उतार रहा हूं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ था इफ यू विल बाय, यू विल बाय मी एप्पल्स, तो इसमें जो अंडरलाइन कर रखा है इन्होंने विल बाय कर रखा है। देखो ध्यान हो गया आपको, पहली कंडीशन इफ के साथ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि यू बहुवचन है तो बाय आ जाएगा। यहाँ पर अगर एक वचन होता तो बायज आ जाता। तो देखें इसमें बाय कहाँ पर है, तो फर्स्ट 6 का ऑप्शन है ए, बाय, BUY बाय, बोट नहीं आएगा, विल बी बाय नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं है, तो ए ऑप्शन ही सही है। वैसे सारे ऑप्शन हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, विद रूलिंग बता रहा हूँ, इसलिए उसके 4 ऑप्शन को मैं पढ़ नहीं रहा। लेकिन आपने करे होंगे तो चेक कर लें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, इसको भी रिमार्क दें आप। व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही है सबके पास, उसमें आप मुझे बता दिया करें कि आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। 7 सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7, आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई शैल गो एब्रोड। देखो इस सेंटेंस में समझें, आई शैल गो एब्रोड, गो एब्रोड ही होता है। देखो एक चीज और समझ लें आप, गो टू स्कूल आता है, जब भी कहीं जाते हैं टू आता है, लेकिन जब गो के बाद एब्रोड आता है, गो के बाद होम आता है, तो इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। गो एब्रोड ही लिखें, गो होम। वैसे गो टू दिल्ली होता है, गो टू कहीं भी जाना होता है, गो टू टेम्पल, लेकिन गो टू मार्केट, लेकिन जब होम एब्रोड होता है तो हम 2 ध्यान है मुझे इस समय, वैसे एक और भी है, 2 ही मुझे ध्यान आ रहे हैं, एब्रोड और होम, तो दोनों में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। अब इसमें कह रहे हैं आई शैल गो एब्रोड, मैं बाहर चला जाऊंगा। आफ्टर आई, ये जो आफ्टर होता है, आफ्टर और बिफोर, ये 2 वर्ड ध्यान रखना, इसमें अक्सर परफेक्ट चलता है, एक सेंटेंस परफेक्ट चलता है। अब एक सेंटेंस परफेक्ट चलता है, चाहे वो आफ्टर हो चाहे बिफोर। अब वो परफेक्ट होने को तो परफेक्ट प्रेजेंट भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, एक पास्ट परफेक्ट, एक फ्यूचर परफेक्ट। अब यहां पर कौन सा परफेक्ट, तो कॉम्बिनेशन में चलता है प्रेजेंट परफेक्ट यदि फ्यूचर है, पास्ट परफेक्ट चलता है यदि पास्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट में चलता है यदि दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर देखो एक बात और भी ध्यान रख भी सकते हो आप, 2 फ्यूचर एक साथ नहीं हो सकते। जब 2 फ्यूचर एक साथ नहीं होते, दूसरे को परफेक्ट बना दो, प्रेजेंट परफेक्ट ही बना दो, तो प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर के साथ चल जाएगा, तो अगर फ्यूचर है तो प्रेजेंट परफेक्ट कर देना। पास्ट परफेक्ट पास्ट के साथ ही चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट चलेगा प्रेजेंट। अगर अगला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव। एक सेंटेंस को आपको बनाना पड़ेगा, एक सेंटेंस को आपको थोड़ा सा इसमें हल्का सा ध्यान देना है। इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं
जरूरत नहीं है। देखो एक सिंपल बात, आफ्टर आ रहा है, परफेक्ट बनाना है। अब परफेक्ट बनाना है तो एक तो परफेक्ट ए ऑप्शन जाए, शैल हैव भी होता है, लेकिन शैल क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आगे वाला सेंटेंस शैल गो लिखा हुआ है, गो अबोर्ड। दो फ्यूचर एक साथ हो नहीं सकते, बी हो नहीं सकता, शुड हैव हैमर। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में आता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव। तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि आगे वाला सेंटेंस शैल गो अब्रॉड था। दो फ्यूचर एक साथ हो नहीं सकते। बी वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, इंप्रूवमेंट तो इसमें कंफर्म, तो इसमें सी वाला ऑप्शन है, हैव सेव्ड। तो ये बना लिया हमने, आफ्टर आई हैव सेव्ड, आई हैव सेव्ड। कौन सा सेंटेंस बना भाई? ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। पैसे जमा करने के बाद, जब मैं पैसे जमा कर चुका हूंगा कह रहा हूं मैं, तो मैं अब्रोड जाऊं। जब पैसे जमा कर लूंगा तो मैं अब्रोड जाऊंगा, लेकिन दोनों फ्यूचर एक साथ हो नहीं सकते। तो एक को हम प्रेजेंट परफेक्ट बना दें और एक आगे फ्यूचर इंडेफिनिट एज इट चलता रहे, ठीक? तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, ये वर्ड है आपका एयर सेंटेंस। इसकी भी कोई एक्सप्रेशन विशेष नहीं है। कैन यू अरेंज द कार, कैन यू अरेंज द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग, कैन यू अरेंज फॉर द कार। भाई जैसे कहना किसी चीज की व्यवस्था करना, अरेंज फॉर द कार, कैन यू अरेंज फॉर द कार। तो इसमें बी वाला ऑप्शन है, कोई ज्यादा इसकी डिटेल जाने जाने। अरेंज फॉर द होटल, अरेंज फॉर द होटल, अरेंज फॉर द कार, अरेंज फॉर किसी भी फैसिलिटी के लिए यदि आपको अरेंज करना है, व्यवस्था करनी है, तो अरेंज फॉर कह देते हैं उसको, ठीक है? तो ये वाला सेंटेंस भी आपका 8th में कोई एक्सप्रेशन की जरूरत आपको नहीं है। 9th सेंटेंस बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस, कई बार आप कर चुके हैं। हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द टेलीफोन रैंग। अगर आपको ध्यान आ रहा है, रूल किया था हमने हार्डली और स्केयर्सली। इसके साथ अगर ये शुरू में ही है तो इनके बाद तुरंत हैड आता है और अगले वाला सेंटेंस व्हेन से जुड़ता है, ठीक है? बिल्कुल क्लियर। हार्डली स्केयर्सली शुरू में यदि हैं, ये वर्ड शुरू में ही अक्सर होते हैं, तो इनके बाद हैड आता है और अगले वाला वाक्य व्हेन। तो इसको टैली कर लें, क्या ये बात सही है? हार्डली के बाद हैड आ रहा है, बिल्कुल सही है, और हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है रीच्ड होम, बिल्कुल सही है। आगे वाला सेंटेंस व्हेन द टेलीफोन रैंग, व्हेन द टेलीफोन, क्योंकि ये भी पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट ही चल रहा होगा, पास्ट टेलीफोन रैंग। तो इसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब इसका डी होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो रिमार्क मुझे मैसेज दे सकता है, पूछ सकता है, लेकिन ये जो रूल है ये फिक्स रूलिंग है। देखो अभी तक हमने इसके 9 सेंटेंस किए हैं, तो 9 में आपने पाया होगा लगभग 7 सेंटेंस ऐसे पाए होंगे जो आप कर सकते थे। उसको थोड़ा सा रूलिंग पे ध्यान दें तो आप कर सकते हैं। रूल रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ, और एक स्टेज ऐसी आएगी आने वाले कुछ समय के बाद जब इम्प्रूवमेंट सेंटेंस सारे हो जाएंगे आपके, तो मैं कुछ और भी मेरे पास मटेरियल है, कुछ अदर पेपर्स का है, तो उन पेपर्स की जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे चीज़ें माइंड में सेट। अभी तक हमने बेसिक रूलिंग की है, फाउंडेशन रूलिंग की है, उनको कई बार जब अप्लाई करेंगे तो एग्जाम में आप आराम से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 9th सेंटेंस। हाँ भाई, 10th सेंटेंस, जिसकी एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं होगी उसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, जिसकी रूलिंग ज़्यादा नहीं अच्छी विशेष नहीं है तो उसको मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, है ना? नेक्स्ट करें। ही इज लाइकली टू विन द इलेक्शन, लाइकली टू विन द इलेक्शन सही है, इलेक्शन जीतने के उसके चांसेस हैं। बाय द स्वीपिंग मेजोरिटी, अब बाय द स्वीपिंग होता है, बाय अ स्वीपिंग होता है, तो बाय अ स्वीपिंग होता है, ठीक है, बाय अ स्वीपिंग।
बाय अ स्वीपिंग मेजोरिटी। क्लियर, इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। नेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन सी ज़्यादा सही है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें आपको केवल उसका सॉल्यूशन ध्यान रखना है, बाय अ स्वीपिंग मेजोरिटी। ये ऑफिशियल आंसर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10th में कोई एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। 11th सेंटेंस पढ़ें। ऑल्दो इंडिया इज स्टिल बाय फार अ पुअर कंट्री, यद्यपि इंडिया जो है आज भी एक बाय फार ए पुअर कंट्री है, इट कैन बिकम रिच, ये अमीर बन सकती है, इफ इट्स नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, यदि इसके नेचुरल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो यहाँ मुख्य रूप से एक ईडियम होता है बाय एंड लार्ज। यहाँ पर बाय एंड लार्ज एक ईडियम है, बाय एंड लार्ज। यहाँ पर स्टिल बाय फार नहीं कहेंगे, बाय फार नहीं, बाय एंड लार्ज, इसका मतलब मेनली, बाय एंड लार्ज मेनली। तो ये ईडियम की वजह से यहाँ पर एक गलत वर्ड हो गया। तो बाय फार ना कहकर, अब तक ना कहकर, इसको मुख्य रूप से एक गरीब कंट्री है, तो बाय एंड लार्ज, इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वर्ड था, धीरे धीरे वर्ड इस तरीके से याद रह जाएंगे आपको। 12वां सेंटेंस रूलिंग है, 12वें सेंटेंस की रूलिंग है, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड। ये बताया था डबल कंपैरेटिव, एडजेक्टिव में किया था डबल कंपैरेटिव। क्या बताया था, जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं द बेटर यू गेट द मोर यू विश, ये बताया था दोनों तरफ कंपैरेटिव होंगे, दोनों से पहले द आएगा, दोनों तरफ। देखो यहां बेटर है, बीई, बेटर, गुड की सेकंड फॉर्म बेटर, यहां मोर है, दोनों से पहले द आता है। तो इसमें एक तरफ तो द लिखा है, द मोर दे अर्न, मोर से पहले आगे वाले सेंटेंस में द नहीं है, तो ये सेंटेंस कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। और इसकी कोई ट्रांसलेशन आपको ध्यान हो, जितना ज्यादा वो अर्न करते हैं उतना ही ज्यादा, जितना और उतने की सेंस में आता है। चलो इसको इतना ही